ड्रामा के स्टार्ट में हम यंकिन को देखते हैं जिसे बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा होता है। इतना कि उसका ब्लड ना चारों तरफ से बह रहा होता है। वो चिल्ला रही होती है बट सुनने वाला कोई नहीं होता है। वहां पर मैजेस्टी और उसकी सगी बहन मो यंकिन आते हैं। उसको देखते ही मो यंकिन बोलती है कि अरे सिस्टर, तुम वही हो ना जो बहुत ज्यादा बोलती थी, लेकिन अब देखो क्या हो गया है। वहां पर उसको देख देख कर ना वो यंकिन हंस रही होती है। यंकिन बोलती है कि मैजेस्टी, आपने जो कहा था मैंने वो सारी पनिशमेंट ले ली। आप मेरे ग्रैंडफादर और मेरे भाई को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। मो यंकिन बोलती है कि सिस्टर, आप तो ग्रैंडफादर को बचाना चाहती है बट वो तो ऑलरेडी। कहती क्या हुआ है? कहती उनकी तो डेथ हो गई। पता है वो तुम्हें बचाना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने जूतों पर थूक के चाट लिया। मैंने उनसे कहा कि अपना एक कंधा काट दो तो उन्होंने वो भी काट दिया। बट क्या बताऊं, उन्होंने जब काटा ना तो मुझे तो बहुत मजा आया। वो हंस रही होती है, कहती है कि तुम ग्रैंडफादर के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। वो यंकिन कहती है, अच्छा ये बताओ यंकिन, तुम अपने भाई को पहचान सकती हो? कहती क्या मतलब? वहां पर एक ट्रे आती है जिसमें उसके भाई का हार्ट बांस का सूप बना कर आया था। कहती है पता है तुम्हारा भाई तो लास्ट तक मुझसे भीख मांग रहा था कि मेरी बहन को छोड़ दो छोड़ दो। कहते तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मोयंकिन, वो सिर्फ 8 साल का था और तुम्हारा भाई भी था, इतनी खतरनाक कैसे हो सकती हो। मैजिस्ट्रेट उसको पीछे धक्का दे देते हैं। कहते हैं तुम्हारे लिए गिफ्ट है कि तुम इतने दिनों तक जिंदा रहे। कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने तो तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया, तो मैं थ्रोन दिलाया, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे हिल में पहुंचा दिया जबकि तुमने मेरी बहन के साथ सीक्रेटली अफेयर चलाया, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। मैजेस्टी उसके बाल पकड़ लेते हैं, कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि थ्रोन किसी और का था? थ्रोन मुझे ही बिलोंग करता था तो मेरा ही होगा ना। और तुम्हारी बहन से शादी करने का तो मकसद था मेरा, क्योंकि मैं प्यार करता था उससे। यहाँ पर यंकिन क्या करते हैं ना, मैजेस्टी के मुंह पर थूक देती है। मैजेस्टी कहते हैं इसे मौत के घाट उतार दो। वो यंकिन कहती है क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ही भेज दूं। वो उसे सूप पिलाने जा रही होती है लेकिन तभी सैनी पीछे से आता है, बताता है फेंग चिनसियाओ जो कि रिबेल हो चुके हैं, उन्होंने जितने भी इंपीरियल गार्ड्स थे उन्हें मार दिया और वो इसी तरफ आ रहे हैं। कहते हैं क्या? फेंग चिनसियाओ खुद देते से यंकिन हंसने लगती है। कहती है कि यार ऊपर वाले की भी आंखें हैं, तुम लोगों को देख रहे हैं, अब तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। इस पर मुयंकिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहती पहले तुम अपने भाई का टेस्ट तो कर लो, उसके पास जाओ तब पता चलेगा। जबरदस्ती उसको खिला रही होती है और मैजिस्ट्रेट उसका एक हाथ पकड़े हुए होते हैं। पॉइजन में मिला होता है, वो नीचे गिर जाती है, उसकी बस हल्की सी आंखें खुली होती है। वे फेंग चेंग से आते हैं और अपना कपड़ा उतार कर सबसे पहले जो है यंकिन के ऊपर डाल देते हैं। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। प्रेजेंट में जो है वो सो रही होती है, जहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर जेंगशुआन पता है वो तो सो रही है और वो सोती ही रहेगी, 1 घंटे तक उसे कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि मैंने उसे ड्रग जो दिया था। चलो ना तब तक हम लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें। वैसे इसकी जगह तो मेरी है ना, तो मैं ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ना कि ये। उसके कपड़े देखती है ना तो उसको बहुत गुस्सा आता है, कपड़े निकालने लगती है। इतनी देर में यंकिन की आंखें खुल जाती है। कहती है कि मो यंकिन तुम यहाँ पर। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, वो उसे धक्का देती है। थोड़ी देर बाद जब ऊपर देखती है, कहती है क्या क्या मैं फिर से जिंदा हो गई क्या? ये तो वेडिंग वाला दिन है। जहाँ पर फेंग जिंगशुआन कहता है कि यंकिन पता है मैं अभी आया, मैं और तुम्हारी सिस्टर बस तुम्हारा ध्यान रख रहे थे। पीछे से फिर से मो यंकिन ड्रग मिलाकर लाती है। कहती पहले वाला असर नहीं हुआ होगा ना तो ये वाला असर कर जाएगा। कहती सिस्टर प्लीज इसे पी लो ना, तुम बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो। अब वो सोचती है कि पिछले टाइम पर क्या हुआ था, तो उसने जानबूझकर इसे ड्रग दिया था और एक आदमी के साथ बाद में उसे पकड़ा गया जिसकी वजह से लोग उस पर हंस रहे थे। वो कभी सर उठाकर नहीं चल पाई। यंकिन बोलते हैं कि मेरी सिस्टर और फेंग जेंसुआन मुझे ड्रग देना चाहते हैं ना ताकि सबके सामने बदनाम हो सकूं। कहती क्या मतलब, तुम क्या कह रही हो? वहां पर वो एक डॉक्टर होती है, तुरंत ही उसे नीडल्स के जरिए एक जगह पर खड़ा कर देती है। कहती है कि तुम अब बच नहीं सकते हो क्योंकि तुम किसी डॉग से कम तो हो नहीं। और वो ड्रग दोनों को पिला देती है। कहती है जो पिछली बार मेरे साथ हुआ था ना, इस बार तुम लोगों के साथ होगा, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। अब तुम देखो कि तुम्हारा हर दिन मैंने नाइटमेयर न बना दिया ना, तो मेरा नाम यंकिन नहीं। उन दोनों के एक दूसरे के ऊपर डाल देती है और वहां से बाहर निकलती है। बाहर हम देखते हैं उसकी दासी शाओ टॉप खड़ी होती है। कहती है कि मिस आप कहाँ जा रही है? वो उसके गले लग जाती है क्योंकि पिछली बार शाओ टॉप को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। कहती है कि तुम जिंदा हो, थैंक गॉड तुम जिंदा हो।
अचानक से उसे चक्कर आने लगता है। कहती मिस क्या हुआ है आपको? कहती 1 घंटे तक कोई भी मेरे पास ना पाए क्योंकि मेरे इनोसेंस दांव पर लगी है। कहती मिस लेकिन रिलेटिव आ गए तो मैं क्या करूंगी? इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। कहती 1 घंटे तो मुझे किसी तरीके से बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। लेकिन वो 1 घंटे भी कैसे बर्दाश्त करे? सामने देखती है पानी है, ठंडा पानी। सोचती है इसके अंदर बैठ जाऊंगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन वहां पर फेंग चेंगशाओ नहा रहे होते हैं। तुरंत ही वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और चाबुक से उसे अपनी तरफ खींचते हैं। कहते हैं कौन हो तुम? वो जैसे उसकी तरफ देखती है कहती है फेंग चेंगशाओ तुम यहाँ पर? चंचला बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर किसी ने भेजा है क्या? मन में सोचते इसने मेरी पिछली बार भी हेल्प की थी, इस बार भी यही हेल्प करेगा। उसको किस करने लगती है लेकिन चेंग शिया तो उसका गला ही पकड़ लेता है। कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत है तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। कहती मार सकते हो लेकिन इतना याद रखो मैंने तुम्हें किस कर लिया है ना, तो हम दोनों ही यहाँ पर मरेंगे। अभी तुम ही मेरा साथ दे सकते हो। वहां पर दोनों अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन चेंग शिया ने कहा था कि जब मैं पूरी तरीके से होश में आऊंगा ना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो अपने कपड़े पहनती है, वहां से जाने लगती है। कहती है कि उस कोल्ड और एरोगेंट इंसान से बचने के लिए मुझे चेन चाओ का साथ लेना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, क्योंकि वो जैसे ही राजा बनेगा सब कुछ बेकार हो जाएगा। चेन चाओ कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। कहती ठीक है मैजेस्टी मार डालिए, लेकिन इतना याद रखिए कि आपका पैर सिर्फ मैं ही सही कर सकता। पता चलता है कि जो चेन चाओ है उनके पैर नहीं काम करते हैं। दुनिया भर के डॉक्टर आए होंगे लेकिन कोई भी उनके पैर को ठीक नहीं कर पाया है, ना ही ये बता पाया है कि इसकी कोई मेडिसिन भी है। कहती है मैं आपका पैर सही कर सकती हूँ, मेरे पास इलाज है। उसके पैर पर नीडल्स का यूज करती है। तब यहाँ पर किंग कहते हैं तो मुझे बेवकूफ बना रही है। कहती शांत बैठो थोड़ी देर के लिए। लेकिन यहाँ पर तुरंत ही चैन से खड़ा हो जाता है। कहते ये क्या हुआ? तुमने सच में मेरा पैर सही कर दिया? कहती हाँ तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, 3 महीने लगेंगे मुझे तुम्हारा पैर सही करने में, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। कहते क्या चाहिए बताओ? कहती मैं एल्डेस्ट डॉटर हूँ वो ग्वांग मेंशन की, ये आज मेरी शादी और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं उससे शादी ना कर पाऊँ। वहां से वो चली जाती है। धीरे धीरे जितने भी लोग होते आ रहे होते हैं सब कहते हैं कि दुल्हन कहाँ है, दुल्हन कहाँ है। सब एक तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन वहां पर आवाज आ रही होती है। सब कहते हैं ये कैसी आवाज है? सच में शादी से पहले ही कौन रात बिताने लगा? जबरदस्ती एक लड़की अंदर जा रही होती है लेकिन वो अंदर जाने ही नहीं देती। सब हंस रहे होते हैं कि गुंगवांग मेंशन में ऐसा भी हो सकता है। राशि कहती तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मेरी मिस ऐसी नहीं है। तभी सामने से हम देखते हैं कि यंकी ना जाती। कहती मैं तो यहाँ पर हूँ। कहते अगर तुम यहाँ पर हो तो रूम में कौन है? यहाँ पर मु यंकिन की दासी डर जाती है। कहती कोई भी अंदर नहीं जा सकता। दरवाजा खोला जाता है जहाँ पर फेंग शुआन और मु यंकिन आपस में अपना बेहतरीन वक्त गुजार रहे होते हैं। सब लोग देख लेते हैं तो यंकिन नाटक करना शुरू कर देती है कि आज मेरी शादी है और तुम मेरे हस्बैंड के साथ ही यहाँ पर वक्त गुजार रही हो, बताओ मैं अब क्या करूंगी? कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने यहाँ पर ट्रैप खेला, तुम लोग हम लोगों को ड्रग दी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए। वो पैर पकड़ लेती है कि सिस्टर आज वेडिंग डे है, रॉयल हाइनेस आपका इंतजार कर रहे हैं, कैरिज बाहर खड़ा है, प्लीज अब शादी से मना मत करिए। मतलब वो और भी नाटक करने में तेज। कहती है मदर देखो ना मेरी बहन ने मुझे फंसा दिया और जानबूझकर वो कह रही है कि मैं शादी कर लूं। यहाँ पर अब फिर से यंकिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन एक ऐसा इंसान जो मेरी बहन के साथ अफेयर करता है मैं उससे कभी भी शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर यंकिन के पास एक ही रास्ता था कि जो फेंग जेंगसुआन है हमेशा अपने साथ एरियोटिक बुक्स वगैरह रखा करता था, पढ़ता रहता था, तो उसके ऊपर अपनी नीडल्स का उपयोग करती है और उसको धक्का लगता है तो वहां पर लड़की का इनर वेयर गिरता है और उसमें ना एरियोटिक फोटो बनी होती है। सब कहते हैं ये क्या है? सच में किंग फेंगसुआन ऐसे हैं जो लड़कियों के साथ ये सब करते हैं। कहती है आप सब लोग देख लीजिए कि इसने क्या किया है। मैं इसकी सूचना अपने ग्रैंडफादर को दूंगी लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। उस टाइम पे शादी इतनी आसानी से नहीं तोड़ी जा सकती थी क्योंकि जब मैजेस्टी द्वारा फैसला लिया जाता था तो चाहे मरो या जियो लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी और शादी तोड़ भी नहीं सकते थे, ऐसी कंडीशन रखी जाती थी। तो उसके फादर होते हैं, कहते हैं कि चलो बाद में इसके बारे में बात करेंगे, अभी के लिए यहाँ से चलो। जो है चेंसुआ बैठे होते हैं और इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनके मेंशन में क्या हो रहा है। तब यहाँ पर उसका सैनिक कहता है कि आप जाएंगे वहां पर? कहते हैं हाँ जाऊंगा तो ही, अब मुझे सिर्फ एन वक्त पर ही जाना है। कहते ठीक है। अभी हम देखते हैं कि नीचे बैठ जाती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन उसके फादर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हें तो ये शादी करनी ही पड़ेगी।
फेंग जिंगशुआन भी चिल्ला रहा था कि यंकिन, ये शादी मैजिस्ट्री द्वारा तय की गई थी तो तुम इसे तोड़ नहीं सकती हो। यहाँ पर जबरदस्ती उसके ऊपर थोपा जा रहा था। सिर्फ अकेले यंकिन एक साइड, बाकी पूरा घर एक साइड। मन में सोचती है कि तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ गेम खेल लो, लेकिन जिस ही पलड़ा भारी रहेगा। ये मोयंकिन कहती, सिस्टर मैं जानती हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तुम मुझसे गुस्सा हो इसी वजह से ऐसा कह रही हो ना, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैंने ना जानबूझकर ऐसा नहीं किया। यंकिन उसको एक थप्पड़ घुमाकर मारती है और नीचे गिरा देती है। कहती है, मुझसे ना थोड़ा सा होश में बात करना। उसके फादर कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे नीचे गिराने की? कहती है, और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जुबान खोलने की? यहाँ पर मोयंकिन फिर से कहती, फादर प्लीज मेरी सिस्टर से ऐसे बात मत करिए ना, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं, तुम्हें एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है, एक अच्छे घर में जाओगी, अच्छा सब कुछ होगा, गुड लक होगा। कहती है, गुड लक ब्लेसिंग, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप लोग अपनी सेल्फनेस में मुझे वहां पर भेज रहे हैं, लेकिन इतना याद रखिए, मैं शादी नहीं करूंगी। उसके फादर उसको थप्पड़ मार देते हैं कि शादी तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर मोयंकिन हंस रही होती है और उसकी माँ भी। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं, तुम बच नहीं सकती हो, तुम्हारा गला काट कर फेंक दिया जाएगा। कहती, फादर अपनी सेल्फिश डिजायर्स अपने पास रखिए, आप तो मेरे फादर होने के लायक भी नहीं है। आपका बस चले ना तो आप तो मुझे कब का मार डालते। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं, नील डाउन हो जाओ, फेंग जिंगशुआन से माफी मांगो। वो नहीं झुकती है तो उसके फादर जबरदस्ती पैर मारकर उसे नीचे बैठा देते हैं। कहते हैं, माफी मांगो, मैंने कहा ना माफी मांगो, और उसे कोड़े से मारने लगते हैं। कहती है, नहीं मांगूंगी माफी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लगातार उसके फादर उसको मारते रहते हैं, तभी घोड़ा पकड़ लिया जाता है। पता चलता है वहां पर आ चुके हो फेंग जिंगशाओ। अंकल आप यहाँ पर आता ना तो इतना अच्छा शो कैसे देखने को मिलता। उसके फादर कहते हैं कि ये पर्सनल मैटर है, आप यहाँ पर मत आइए। क्यों पर्सनल मैटर में मैं नहीं आ सकता क्या? मुझे तो आना ही पड़ेगा, मैं एक विटनेस हूँ कि तुम लोग किस तरह यंकिन को यहाँ पर मार रहे थे। अगर वो शादी नहीं करना चाहती, तुम्हारी वाइफ नहीं बनना चाहती तो नहीं बनेगी। उसके फादर कहते हैं, लेकिन मैजिस्ट्री आप ऐसा नहीं कर सकते। फेंग जिंगशुआन भी कहता है, ये मेरी फियांसे है और शादी तो होकर ही रहेगी, आपका यहाँ पर बोलना उचित नहीं। यंकिन कहती, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भी बोलना यहाँ पर उचित है। जिस तरह तुम मेरी बहन के साथ पकड़े गए हो ना, तुम्हें और इसको जरा सा भी शर्म नहीं आ रही। पर फेंग जिंगशुआन कहता है, क्या करोगी आखिर तुम? वहां पर वो तलवार निकालती है और अपने बाल काट देती है। पुराने जमाने में बाल काटना, कपड़े काटना एक ऐसी निशानी होती थी कि उस इंसान से हमेशा के लिए रिश्ते खत्म कर देना जिसके साथ उसका रिश्ता जुड़ने वाला हो या जुड़ा हुआ हो। ये रहा मेरी एविडेंस और ये सब लोग यहाँ साक्षी हैं इसके। यहाँ पर तुरंत ही मोयंकिन जाती है, कहती प्रिंस आप चिंता मत करिए ना, मेरी बहन जो भी कर रही है ना जानबूझकर कर रही है। मैं अपने फादर से मिलूंगा और तब मैं इसको बताता हूँ। कहती, थैंक यू सो मच कि आपने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। कहते हैं, हाँ बचा लिया, लेकिन इतना याद रखो कि मेरे पैरों को तुम्हें ठीक रखना है। सेंचुआन कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुमने आज जो कदम उठाया है क्राइम है जिसका तुमने उल्लंघन किया है, इसके बदले में मौत की सजा भी दी जा सकती है। कहती है, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, मुझे एक ऐसी मैरिज में बिल्कुल भी नहीं रहना है जहाँ पर प्यार ना हो। वैसे हम दोनों सेम बोट पर ही सवार हैं, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। कहता है कि अच्छा, तुम्हें अंदर क्या एबिलिटी है जो तुम इस तरह से मुझे यहाँ पर बता रही हो? कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कहता है, तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे पैर को सही करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कहती है, वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। एक मिनट। वहां पर उसका तुरंत बैठकर पैर खोलने लगी। इस पर चेंसवान कहता है, तुम एक औरत हो और इस तरह मेरा पैर कैसे खोल सकती हो? यंकिन कहती, मैं औरत होने से पहले एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर पैर नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? कहता है, एक मिनट, अच्छा रुक जाओ। अपने सैनिक से कहता है, चलो बाहर जाओ तुम। वो जैसे ही बाहर जाता है वो उसका पैर खोल देती है। जैसे जैसे उसका पैर छूती है ना, तो मैजिस्ट्री को कुछ ना कुछ फील हो रहा था। यहाँ पर जिस जगह पर घाव लगा होता है उस जगह पर वो नीडल्स लगाती है। कहती है, अनकंफर्टेबल थोड़ा होगा, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। घंटों भर वो उस जगह पर नीडल्स से जो है एक्यूपेंचर किया करती है ताकि उसको वो सही कर सके। कई बार चेन स्वान जब उसको इतनी मेहनत करते हुए देखता है ना, तो बस उसे देखता ही रहता है। कहती है, देखो कितना पसीना हो गया है, तुम पोंछ लो अपना। पसीना उसके पैर को दबाने लगती है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप इस टाइम के थ्रोन को पाने की कोशिश करें, क्योंकि आप भी तो उतने ही काबिल है ना, आप ये कर सकते हैं। कहती फिनचेन चाओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एक बार बस मुझसे शादी करने का फैसला कर लो। कहते, लेकिन मैं और तुम शादी कैसे कर सकते हैं? कहती, शादी कर लो बस, मैं इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे सपोर्ट सिस्टम बनो, थ्रोन पाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारा पैर सही करने में भी। लेकिन बस मैं शादी करने के लिए कह रही हूँ, तो मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। आगे चलकर तुम्हें बहुत कुछ करना है, याद रखो। यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था चेन चाओ को कि आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रही है।
जैसे वापस आती है तो वहाँ पर उसकी दासी कहती है कि आपने इतनी देर क्यों लगा दी। आती है तो पता चलता है उसे मैजिस्ट्रेट ने बुलाया है। कहती है कि लगता है नया खेल होने वाला है। कहते हैं कि मिस मोना जमीन पर बैठी हुई होती है। कहती है कि किंग, इसने मुझे जानबूझकर फ्रेम करने की कोशिश की। वहाँ पर जैसे ही यंकिन जाती है कहती है एम्परर आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या बात है। वो खड़ी हो जाती है मिस मो। कहते हैं क्या तुम सच में शादी नहीं करना चाहती हो, क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ। कहती है किंग आपको जो भी लगे वो करिए, लेकिन मैं इस जिंगशुआन से शादी नहीं कर सकती जिसने मेरी बहन के साथ रातें बिताई हूँ। कहती है सिस्टर ऐसा मत बोलो। पर जिंगशुआन कहता है कि इस तरह का इल्जाम तुम अपनी बहन पर कैसे लगा सकती हो, वो तो इतनी अच्छी है। कहती है अच्छा, सेमलेस लोगों की मेरे सामने जरा से भी बड़ाई ना करो। तुम्हारे अंदर पता नहीं हिम्मत कैसे आती है कि तुम अपना चेहरा मुझे दिखा दे रहे हो। अगर टेस्टिफाई करना है ना तो यहाँ पर फिजिशियन को बुला लो, उन्हें पता चल जाएगा क्या क्या खेल खेला है। कहती है सिस्टर इस तरह मत करो, आज सुबह तुम्हें अंकल फ्रेंक ने बचा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा ही बच जाओगी। मन में सोचती है कि तुम इस टाइम तक प्रेग्नेंट हो गई थी, आज मैं अच्छा खेल खेल सकती हूँ। यंकिन कहती है मेजेस्टी अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना तो डॉक्टर को बुला लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट वन कहता है फादर ये बहुत झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों के बीच। वहाँ पर किंग कहते हैं ठीक है इंपीरियल डॉक्टर को बुलाओ। इंपीरियल डॉक्टर जैसे ही चेक करते हैं हाँ तो पता चलता है कि हाँ सच में वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है। वहाँ पर दूसरे और भी फिजिशियन को बुलाया जाता है, वो हाथ पकड़ कर देती है, कहती चेक करो। दोनों फिजिशियन बताते हैं कि हाँ हैप्पी पल्स है मिस मो की। किंग कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। वो मिस मो है उन्हें कंकुबाइन बनाकर यहाँ पर लाएगा, तुम क्वीन बनकर आओगी। उसकी बहन नीचे बैठ जाती, पैर पकड़ लेती है कि मुझे माफ कर दो बहन, जो भी मुझसे हुआ, लेकिन मैं कंकुबाइन बनकर आ जाऊंगी, मैं तुम्हारी हमेशा ही सेवा करूंगी। यहाँ पर यंकिन और भी गुस्सा करने लगती है कि तुम सबके अंदर कोई शर्म है या नहीं है, आखिर कैसी। Amazon पे पेमेंट्स का A to Z। गिफ्ट देने वालों ने ना ज्यादा सोचा नहीं। देखो शादी मुझसे करवाई जा रही है जिसमें ना तो प्यार है कुछ भी नहीं, साफ साफ पता चल रहा है कि आपका बेटा सिर्फ इस मिस मो से प्यार करता है, तो मुझे यहाँ पर शादी करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। किंग कहते शादी जरूर होगी, जाकर तैयार हो। लेकिन तभी पीछे से हम देखते हैं वहां पर चैन से आवाज आते हैं, कहते हैं जो भी मिस यंकिन कह रही है वही होगा, मुझसे जो है फेंग जिनसुआन से शादी नहीं होगी। कहते हैं कि शादी होगी अंकल और मैं इससे ही शादी करूंगा। यहाँ पर अंकल उसको नीचे गिरा देते हैं, खबरदार मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना, इतना याद रखो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। यहाँ पर किंग बोलते हैं इसे डॉटर इन लॉ के रूप में यहाँ पर चुना जा चुका है और ये राइट डिसीजन नहीं होगा। कहते हैं कि ब्रदर ये राइट डिसीजन है। अब यहाँ पर यंकिन भी बोलती है कि एम्परर मेरी विश को फुलफिल कर दीजिए, इन दोनों की शादी करा दीजिए, लेकिन मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी है। कहते तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, शादी होगी। तब यहाँ पर जो है चेंगशाओ बोलता है कि ब्रदर आपको तो याद होगा ना कि यहाँ पर एक डे केयर दिया गया था सालों पहले कि मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, तो आज मैं आपको ये डे केयर वापस कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना सुनना था कि किंग की आंखें एकदम चमक जाती हैं कि सालों पहले किंग की आंखें चमक जाती है कि इस डे केयर के जरिए वो राजगद्दी भी हथिया सकता था। ये डे केयर तुमने दे दिया है, इस डे केयर के बदले तुम्हें क्या चाहिए बताओ। यहाँ पर चेंजियाओ कहता है कि इस लड़की को इस शादी से छुटकारा दे दो क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तुरंत फेंग जिंगशुआन जाकर हाथ पकड़ लेता है कि तुम अंकल से शादी नहीं कर सकती। अंकल कहते हाथ छोड़ो वरना हाथ तोड़ दूंगा। कहते हैं कि 3 महीने के बाद मेरी इससे शादी होगी। वहां से जो है चेंजियाओ और यंकिन चले जाते हैं, तो इस पर फेंग जिंगशुआन कहता है फादर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आखिर उसकी शादी उससे कैसे करवा सकते हैं। किंग कहते हैं 3 मंथ है, 3 मंथ में तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है। रास्ते में जो है यंकिन कहती है कि चेंजियाओ एक रॉयल टीचर आपने वहां पर क्यों दिया, इसका यूज तो आप आगे चलकर अपने लिए भी कर सकते थे ना। कहते हैं तुम मेरा पैर सही करो, 3 मंथ में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहती है ठीक है। वो घर जाती है, वहां पर तब तक उसका भाई आ जाता है। कहती है तुम ठीक हो ना मेरे भाई, और उसके गले लग जाती है। उसको पुरानी बातें याद आती हैं कि कैसे उसके भाई के जिस्मों ने क्या किया था। जब तक वहां पर नैनी आ जाती है तो तुरंत उसके भाई का कान पकड़ कर उखाड़ने लगती है। इतनी देर में यंकिन उठती और एक जोरदार थप्पड़ उसको लगाती है। याद करती है कि पिछले टाइम पर यही थी ग्रैंड मदर के साथ जो उसे इतना प्रताड़ित करती थी। नियम सिखाने की वजह से वहां पर उसकी सिस्टर पूरा घर मिलकर उसे हर रोज परेशान किया करता था, तो ग्रैंड मदर का भी दिल जीत लिया था। अगर ये रूल्स यहाँ के नहीं सीखेगी तो जब मैजेस्टी के यहाँ पर जाएगी तो कैसे सीखेगी। स्मो उसके हाथ पर अपना पैर रखकर दबाती रहती है। एंकिन को और गुस्सा आता है, एक जोरदार थप्पड़ और देर से लगाती, कहती इतना याद रखो कि मैं एल्डेस्ट डॉटर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने यहाँ पर खड़े रहने की और मेरे भाई को यहाँ पर कान पकड़ने की। कहती माफ करिएगा प्रिंसेस। कहती हाँ अगली बार से लिमिट क्रॉस मत करना। यहाँ पर वो लेडी बताती कि अंदर चलो। जो यंकिन की मदर होती जाकर पैर पकड़ लेती है कि तुम अपनी ओन सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो।
तो मैं उसके बाद चाहिए कहती है मैंने क्या किया है। यहाँ पर ग्रैंडमदर कहती है कि देखो इतनी इसकी तबीयत खराब है, ये प्रेग्नेंट है, तब भी तुमने इसे परेशान किया, देखो इसका मिसकैरेज भी हो सकता है। तो मैं जरा से भी अपनी बहन के बारे में टेंशन नहीं है। हाँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं इसका इलाज अच्छे से कर सकती हूँ। ग्रैंडमदर कहती क्या इलाज कर सकती हो तुम? फेंग जिनसॉन से शादी क्यों नहीं कर लेती? कहती अच्छा फेंग जिनसॉन से शादी करनी है, वो नीडल्स निकालती बट अपनी सिस्टर को सही कर दूंगी। देखते ही वहां पर मोयंकिन उठकर बैठ जाती है, कहती है कि हाँ मुझे पता है मेरी सिस्टर मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन मैं क्या करूँ। कहती है क्यों उठ गई, अब तुम्हारी तबीयत नहीं खराब है? नाटक कर रही थी। कहती है नहीं नहीं ग्रैंडमदर, मेरी बॉडी सच में मूव नहीं कर रही थी। ग्रैंडमदर कहती तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रे करूंगी और इस लड़की को जबरदस्ती वहां पर शादी कराऊंगी। ग्रैंडफादर वहां पर आ जाते हैं। ग्रैंडफादर सबसे ज्यादा प्यार करते थे यंकिन को। कहती ग्रैंडफादर आप ठीक तो हैं? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा कभी नहीं चाहेंगे कि आपको ये सीक्रेट हैक पता चले, क्योंकि अगर आपको ये ट्रिक पता लग गई तो आप ना ग्रैंडफादर कहते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर इतनी पतली कैसे हो गई, खाने को नहीं मिलता क्या? ग्रैंड मदर जाती है, कहती है आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, ये मैटर तो हम लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। वैसे देखो ना बेचारी मेरी ग्रैंड डॉटर मुँह कितना परेशान है इस लड़की की वजह से। ग्रैंडफादर कहते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर इतनी पतली कैसे हो गई, खाने को नहीं मिलता क्या? ग्रैंड मदर जाती है, कहती है आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, ये मैटर तो हम लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। वैसे देखो ना बेचारी मेरी ग्रैंड डॉटर मुँह कितना परेशान है इस लड़की की वजह से, इसने उसे इस हालात में पहुंचा दिया। ग्रैंडफादर कहते तुम मुझे बताओगी कि किसने किसे किस हालात में पहुंचाया? तुम्हारी इस ग्रैंड डॉटर की वजह से कहीं मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। कहती ग्रैंडफादर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, मैं सबको सही कर दूंगी, बस मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए, मुझे मेरी डाउरी ना वापस दिलवा दीजिए। ग्रैंड मदर कहती है डाउरी क्या करोगी, जो डाउरी है वो सिर्फ और सिर्फ मिस मो की है, उसी को मिलेगी। अगर तुम्हें डाउरी लेनी है ना तो अपना अलग देख लो। कहती है क्यों? ग्रैंड मदर तो मेरे हिस्से की डाउरी है उसे तो मैं लेकर ही रहूंगी, क्योंकि मैं भी शादी करूंगी, मेरे लिए भी एक रीजनेबल शादी होनी चाहिए। क्योंकि माँ होती है, कहती है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की भी शादी होने वाली, वो कॉन्कुबाइन बनेगी, वो जिंगसॉन से शादी करेगी। खाली हाथ जाएगी तो कैसा लगेगा, कोई डाउरी नहीं होगी, तुम्हारी शादी बाद में होगी तो डाउरी चली जाएगी। कहती है आंट आप भी ना ऐसी बातें करती हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी की कमी थोड़ी ना है, लोगों को कम डाउरी दी जाएगी। तब यहाँ पर यंकिन कहती है लेकिन ग्रैंडफादर क्या पता प्रॉपर्टी में ही घपला हो गया हो। कहते हैं क्या? मैं चेक करूंगी ग्रैंडफादर, आपको बताऊंगी। ग्रैंडफादर कहते हैं चेक करो। यहाँ पर ग्रैंड मदर कहती है अगर इसने ढूंढ लिया ना तो हम सब फंसेंगे, हम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। दिन रात वो एक कर देती है चेक करने में, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। कहती है कि मैंने बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई भी कमी दिख ही नहीं रही। वो अपनी दासी को बुलाती है, ये कहती है मुझे ना चेन सियाओ से मिलने का मन कर रहा है, इसी वजह से मैं उनसे मिलने जाऊंगी। पहले जाती है चोरी चुपके, कहती है कि यहीं पर होना चाहिए चेन सियाओ को, लेकिन है क्यों नहीं। धक्का लगता है, वो जाकर चेन सियाओ के ऊपर गिर जाती है। चेन सियाओ कहते हैं क्यों, गले लगाने का मन है क्या? कहती है नहीं नहीं रॉयल हाइनेस ऐसी बात नहीं है। कहते हैं मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर मेरे ऊपर गिरी हो। कहती नहीं एक्यूपेंचर का टाइम हो गया था ना, इस वजह से यहाँ पर आई थी। कहते हैं कि और एंटीडोट बना लिया ना तुमने? उसको अपनी तरफ घसीटते हैं और जैसे उसको किस करने वाला तो वो पीछे खिसक जाती है। कहती है कि मैं यहाँ पर आपको एंटरटेन करने नहीं आई हूँ। कहते हैं हाँ बताओ क्या दिक्कत है, वहां ऐसी बात नहीं है। कहते हैं मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर मेरे ऊपर गिरी हो। कहती नहीं एक्यूपेंचर का टाइम हो गया था ना, इस वजह से यहाँ पर आई थी। कहते हैं कि और एंटीडोट बना लिया ना तुमने? उसको अपनी तरफ घसीटते हैं और जैसे उसको किस करने वाला तो वो पीछे खिसक जाती है। कहती है कि मैं यहाँ पर आपको एंटरटेन करने नहीं आई हूँ। कहते हैं हाँ बताओ क्या दिक्कत है, वहां पर वो सारी दिक्कत बताती है। तब कहते ठीक है मैं कल आ जाऊंगा, बस तुम मेरा पैर ठीक करती रहो, तुम जो जो कहोगी ना वो सब होता जाएगा। वो पूरा का पूरा चेक कर रही होती है लेकिन अभी भी कुछ नहीं मिला होता है। ग्रैंड मदर वहां पर आंट आ जाती है, कहती है क्यों कुछ नहीं मिला क्या? लड़की ढूंढ ढूंढ कर थक गई होगी, वैसे तुम कितना भी कोशिश कर लो लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। तभी पता चलता है कि वहां पर फेंग चेंग सुआन है। कहते अभी ये यहाँ पर क्या करने आए हैं, है कि जो लड़के की तरफ से डाउरी दी जा रही थी ना वो वहां पर आ जाती है। सब कहते इतनी सारी डाउरी, क्या बात है, खुश हो जाती है। ग्रैंड मदर जैसे उनके लिए ही आया हो, और आंट भी कहती हम लोग तो अमीर हो गए। यंकिन कहती है सब मेरे लिए आया है, इतना भी क्या सोचने की जरूरत है। जो टॉप स्कॉलर होते हैं कंट्री को उनको वहां पर बुलाया गया होता है ताकि जो भी इस घर के कागजात है उनकी छानबीन हो और जो घपला हुआ है ना उनके बारे में पता किया जा सके। सारे के सारे एक साथ बैठ जाते हैं। ग्रैंड मदर और आंट की ना जान निकल रही होती है कि अभी सब कुछ पता चल जाएगा। 588,000 सिल्वर टेल्स का घपला हुआ है। कहते हैं क्या इतना बड़ा घपला भला कौन कर सकता है? यहाँ पर ग्रैंड मदर कहती है कि ये सब तुमने किया है ना, जानबूझ करके
क्या कहती है कि मदर आप मुझे क्यों फंसा रही है। कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो। लेकिन अभी वो चुप होती है क्योंकि उसकी बेटी प्रेग्नेंट होती है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी डाउरी में कोई कमी है। वो नीचे बैठ जाती है, कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं सब नहीं करना चाहती थी। ग्रैंड मदर उसको थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। मतलब साफ साफ उस पर इल्जाम लगा देती है क्योंकि ग्रैंड मदर ही थी जो उसकी बेटी की हेल्प कर सकती थी और कोई भी नहीं था। कहती जाओ और जो है मेड की तरह कुछ दिन अपनी जिंदगी बिताओ। कहती माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। यंकिन को तो पता ही चल जाता है कि ये सब जो है ग्रैंड मदर की चाल है। यहाँ पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, अब तुम यहाँ पर इस लायक भी नहीं रह जाओगे कि तुम्हारा कुछ हो सके। यंकिन कहती है आंट मेरी डाउरी मुझे वापस लौटा दो। ग्रैंडफादर चिल्लाते हैं कि इसकी डाउरी वापस करो अभी के अभी। कहते हैं कि लेकिन मेरे पास डाउरी है ही नहीं, हम लोग इतने फाइनेंशियल मजबूत भी नहीं है। यंकिन तो मजबूत है, उसके बाद पैसे भी होंगे। कहती मेरे पास पैसे कहाँ है। और कहते हैं मैं जा रहा हूँ, आप लोग अब अपना फैमिली मैटर संभालिए। यहाँ पर ग्रैंडफादर तो बहुत खुश होते हैं कि यंकिन की शादी एक अच्छे लड़के से हो रही है। तब जैसे ही रास्ते में जाते तो यंकिन कहती है आई एम सो सॉरी, आज जो कुछ भी हुआ। लॉर्ड आगे बोलना चाहते तो मुंह पर हाथ रख देती है कि आज से आगे मत बोलो, क्योंकि यहाँ पर दीवारों के भी कान है। तो उसके मुंह से हाथ हटा देते हैं। कहते लास्ट नाइट जो आई थी वो फिर से हाथ मुंह पर हाथ रख देती है कि लास्ट नाइट की बातें मत करो। यहाँ पर उसका सैनिक बोलता है कि आखिर आप इस लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके इलाके। कहते चुप बैठो। यहाँ पर जो है यंकिन का भाई आ जाता है। कहता रुक जाओ, आप यहाँ से नहीं जा सकते हो, आप ही हो ना मेरी बहन से शादी करने वाले। कहते हाँ मैं ही हूँ, बताओ। कहते यंकिन का भाई हूँ। कहते अच्छा लिटिल मास्टर तो आप ही हैं, बताइए आपको कैसे सेटिस्फाइड करूँ। नहीं बिग ब्रदर, आप ना बहुत ही हैंडसम है, रिच है, मेरी बहन के लायक है। इतना याद रखो कि मेरी बहन को कभी परेशान मत करना वरना मैं बहुत मारता हूँ। याद है, अच्छा तो छोटे मास्टर अब मुझे मारेंगे भी। कहते हैं हाँ मेरी बहन जेंटल है, बहुत समझदार है, तो हम दोनों हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं कि तुम मेरी बहन को परेशान नहीं करोगे। कहते हैं ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ। वो अंदर भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही किंग चंग अंदर आते हैं तो वहां पर जो इनोच होते हैं वो खड़े होते हैं। मैजेस्टी की तरफ से हर रोज लॉर्ड को एक दवा भेजी जा रही थी जो शायद उनके पैर के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन इनोच कहते हैं कि आपको दवा पीनी ही पड़ेगी, आप पी लीजिए तभी सही होंगे। कहते रख दो मैं पी लूंगा, लेकिन इनोच जबरदस्ती पिला रहे होते हैं कि आप पी लो पी लो। अब यहाँ पर लॉर्ड मना भी नहीं कर पाते, कहते ठीक है मैं पी लूंगा। वो जैसे ही पीते इनोच खुश हो जाते हैं। कहते अब तो जा सकते हो ना यहाँ से। कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ। कहते अब क्या करें। इधर हम देखते हैं यंकिन बैठी होती है, कहती है कि मुझे सेंसिबल तरीके से काम लेना पड़ेगा, ये लोग जितने लालची है ना उन सबको मैं लालच तो दूर करके ही रहूंगी। कहती है आप गुस्सा मत करिए ना। कहती मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि खिड़की से चिन स्याओ आ जाता है तो दांत से उनके हाथ पर कट कर लेती कहती है ऐसे चुपके से आओगे तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि चोर है। कहते हैं कि चोर नहीं, अब मेरी बारी है, देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन वो बेहोश हो जाते हैं। दासी वहां से भाग जाती है, कहती है कि तुम्हारा पैर मैंने सही किया था, ये फिर से कैसे हो गया। कहते किंग हर रोज मुझे एक दवा भेजते हैं जिसकी वजह से ये घाव बढ़ता ही जा रहा है, इसमें एक ऐसा पदार्थ मिला है जो मेरे घाव को बढ़ा रहा है, इसकी रिकवरी ही नहीं हो रही। कहती है कि आगे से वो दवा मत पीना। चलते तभी उसका भाई आ जाता है, अपनी आंखों पर हाथ रख लेता, कहता है कि बच्चों के लिए सब देखना सही नहीं है, देखो मैं क्या देख रहा हूँ। कहती है कि देखो मेरे भाई कुछ भी नहीं है, मैं बस इलाज कर रही हूँ, लेकिन याद रखो कि तुम ये बाहर किसी को नहीं जाकर बताओगे, मैं आओ दवा लेकर आओ ताकि मैं यहाँ पर लगा सकूं। कहते हैं कि अच्छा मैं कुछ ज्यादा एनेस्थीसिया दे देता हूँ ताकि असर और भी ज्यादा देर तक रहे। वहां पर वो लेकर चला जाता है, कहते हैं कि सिस्टर दे दो। कहते थैंक यू, जाओ बाहर जाकर इंतजार करो, किसी को भी इधर मत आने देना। वो वहां से चला जाता है और वो उस पर दवा लगाती है, लेकिन वहां पर उसे नशा चढ़ने लगता है। कहती क्या हुआ है तुम्हें। कहते मुझे नहीं पता है, कुछ तो हो रहा है। पता चलता है उसमें ड्रग मिला हुआ। कहते अरे मेरे भाई ने ये क्या कर दिया। वो उसको किस करने के लिए पढ़ते हैं तो कहती है कि आप यहीं पर रहिए, मैं आपको वार्निंग देती हूँ कि आप अपने पैर को ज्यादा कष्ट मत पहुंचाए। कहते हैं कष्ट तो मैं अपने पैर को नहीं लेकिन अपने आप को पहुंचाना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। चिन ही दूर जाने लगते हैं। कहती हाँ मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। वहाँ पर तुरंत चिन स्याओ होता है ना, उसको अपने पास घसीट लेता है। वो दोनों वहाँ पर अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह होती है तो यंकिन कहती है कि लॉर्ड आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि कोई आ गया और उन्हें पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत होगी। कहते हैं क्यों, अब तो हम लोगों की शादी होने वाली है ना, तो इतना क्या घबरा रही हो। कहते शादी होने वाली है ना, शादी हुई नहीं है, और जो कुछ भी हुआ है ना मैं तुम्हें उसके पैसे
पैसे दे दूंगी। कहते हैं क्या, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है तुम उसके पैसे दोगी मुझे? कहती हाँ पैसे दे दूंगी, क्योंकि हम लोगों के बीच कुछ भी इच्छा अनुसार नहीं हुआ है। चेन सियाओ का दिल टूट जाता है। वहां पर जो है सैनिक आता है और जो है चेन सियाओ को लेकर जाने लगता है। तो चेन सियाओ कहते हैं कि तुमने मेरे दिल से खिलवाड़ किया है, मैं किसी रिवॉर्ड के लिए तुम्हारे पास नहीं आया था, समझी? मिस मो को देखते हैं जिनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कहती मेरी डाउरी भी चली गई, मेरा सब कुछ चला गया। मैंने सोचा था कि उसकी शादी फेंग जिंगसुआन से होगी तो उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, क्योंकि मेरे पास वो हक होगा। मैं वहां पर क्वीन बनती और इसको मार डालती, क्योंकि इसके मरने के बाद ही डेकिया जारी होता कि मैं उससे शादी कर सकती थी, क्वीन बन सकती थी, वरना मैं सारी जिंदगी कॉन्कुबाइन बनकर रहती। लेकिन अब देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रह गया। उसकी माँ कहती तुम चिंता मत करो। कहती कैसी चिंता ना करूं, मेरे पास से हर चीज चली गई है। कहती है माँ प्लीज मेरे लिए कुछ करो ना। कहती ठीक है, वो मुझे फोर्स कर रही है, ये ले जाओ और उसके बालों में लगा देना। एक तरह का कीड़ा होता है जो अगर बॉडी में प्लांट कर दिया जाए ना, उससे जो कहो वो वही करेगा। कहती है कि मदर आप पागल हो गई है, ये मैं उसके साथ क्यों करूं? कहती करोगे नहीं तो हमेशा के लिए सोच लो कि क्या होगा। कहती सही कहा माँ, उस चीप औरत को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहती ठीक है जाओ फिर। इधर यंकिन को बार बार चेन सियाओ की बातें परेशान कर रही थी कि उसने जो किया दिल से किया। कहती है लगता है कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। वो सिर्फ गेस कर रही थी, तभी वहां पर मिस मो जाती है। कहती है कि बहन जो कुछ भी पहले हुआ ना मुझे माफ कर दो, और कीड़ा उसकी बॉडी में लगा देती है। अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। वहां पर वो देख लेती है कि कीड़े का असर उसकी पूरी बॉडी पर हो रहा है। कहती तुमने ये क्या किया है मेरी बॉडी में? कहती सिस्टर अब क्या करूँ, तुम मुझे मजबूरी इतना करती हो। अगर तुम शादी कर लेती ना तो आज ये दिक्कत ही ना आती। मैं कॉन्कुबाइन बनकर जा रही हूँ, मुझे क्राउन प्रिंसेस बनने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तुम मर जाओगे, लेकिन तुम मर ही नहीं रही हो। कोई बात नहीं, अब तुम मरोगी। कि यहाँ पर जैसा मिस मो कह रही थी वैसा ही यंकिन कर रही थी। कहती अब तुम्हारा दिन आ गया है। वहां से वो चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि फेंग जिनसाओ बैठे होते हैं, एक लेटर आया हुआ था। कहते क्या है इसमें? जो यंकिन है ना उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, इसी वजह से वो उसके साथ दिल से नहीं जुड़ पा रही है। वो बस उसके साथ गेम खेल रही है और वो उठकर चले जाते हैं, मतलब कैरी छोड़कर। जैसे ही जाते हैं देखते हैं कि वहां पर जो है एक लड़का एक लड़की के साथ ना जबरदस्ती कर रहा है। फेंग जिनसाओ कहता है यंकिन तुम मुझे इस तरह बिट्राई नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बिट्रायल का मतलब समझती हो? तभी पीछे से यंकिन आ जाती है। कहता है तुम यहाँ पर? वो तुरंत जाकर उसके गले लग जाता है। कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? पता चलता है कि जब यंकिन को वो कीड़ा उसकी बॉडी में लगाया गया था ना, तभी वो नीडल से अपने ऊपर असर करती है और वो कीड़ा जाकर उसके सर पर लगा देती है, जिसकी वजह से वहां पर जो कुछ भी वो कह रही थी ना मिस मो कर रही थी। वहां पर बुलाया गया था जिंगसुआन को एक चाल के तहत। वो दोनों ही आपस में नाइट स्पेंड कर रहे थे। फेंग जिंगसुआन को कुछ आवाज सुनाई पड़ती। कहता कौन है यहाँ पर, कौन है? दोनों छिपे हुए होते हैं, गले लगे हुए होते, तो वो उसको और भी गले लगा लेता है। दोनों इतने करीब होते और फेंग जिंगसुआन वहां से फिर से चला जाता है। एक दूसरे की तरफ वो देखने लगते। कहती यहाँ पर कैसे है, पैर में इतनी चोट लगी है, इंटरनल फोर्स लगाओगे तो कभी भी नहीं चल पाओगे। कहता तुम्हारे लिए आया हूँ। कहती अच्छा तो तुमने सोचा था कि अंदर मैं हूँ? कहते हाँ सोचा था, क्योंकि तुम इस तरह की बातें ही करती हो कि मुझे डर लग जाता है। यंगिन कहती है कि लॉर्ड मुझे पता है कि आपने बस मुझसे जबरदस्ती शादी करने का फैसला किया है, लेकिन जैसे ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आप मुझसे शादी तोड़ सकते हैं। आप इस कंट्री को प्रोटेक्ट करिए, वही आपका सबसे अच्छा तरीका, और किसी अच्छी लड़की से देखकर शादी कर लीजिएगा। मैं आपके उसमें भी हेल्प करूंगी और ये कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दीजिएगा जब आपका मन करे। लेकिन लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है, वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। यंकिन का भाई खड़ा होता है। कहता है तुम मेरी बहन के लिए आए हो? कहता है नहीं नहीं तुम अंदर मत जाओ, बच्चों के लिए अंदर सूटेबल नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं नहीं जैसे दरवाजा खुलता है तो वहां पर फेंग जिनसाओ को वो बैठाए होती है यंकिन, और उसके बॉडी पर ना नीडल्स लगाए होती है। तो इस पर उसका भाई कहता है कि सिस्टर ये क्या कर रहे हो? तो कुंफू स्टाइल है। कहती मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। कहता है कि लेकिन सिस्टर ब्रदर इन लॉ पर क्या प्रैक्टिस? कहती है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या करेंगे? ये स्पीचलेस है, तुम्हें इनसे जो कहना है वो कहो। एक नीडल्स निकालूंगी तो ये मुझ पर चिल्लाने लगेंगे। कहती क्या सिस्टर सही में? कहती देखो जैसे वो नीडल्स निकालती है तो वहां पर फेंग जिनसाओ चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा या तो ये नीडल्स निकाल दो। कहती देखो ये लाफिंग होल है, अगर मैं इसे कहूंगी ना तो ये हंसने लगेगा। वो एक नीडल्स का उपयोग करते तो वहां पर फेंग जिनसाओ हंसने लगते हैं। कहती देखा ना ये क्राइंग होल है। वहां पर उसके ऊपर नीडल्स लगाती जाती है और उसके भाई को मजा आ रहा था, लेकिन सैनिक कहता है कि आप प्लीज आपको सीखना है ना तो किसी और की बॉडी में सीखिए, मेरे लॉर्ड की बॉडी में सब क्यों सीख रही हैं? आप तुरंत ही जाकर सामने उसका भाई खड़ा हो जाता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ को परेशान मत करो। अरे तुम भी ना, मैं परेशान नहीं कर रही हूँ। जैसे ही नीडल्स निकालती है कुछ
गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मिस मो की माँ जाती है, कहती है तुमने काम कर दिया ना? कहती है नहीं माँ, मेरा बच्चा चला गया। कहती क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा कुछ मत करना, प्रेग्नेंट हो। हाँ मिस कैरेज हो गया मेरा, यंकिन की वजह से हुआ, उसने मेरे साथ ये सब किया। कहती वो बहुत ही कनिंग औरत है, क्राउन प्रिंसेस के अब तो मैं कंकोबाइन भी नहीं बन पाऊंगी। कि वो बैठी हुई होती है यंकिन, तभी वहाँ पर दासी आती है, बताती है कि भाई के साथ कुछ हो गया है। तो मिस मो होती है ना, उसके भाई को लेकर आई हुई होती जंगल की तरफ। कहती है जाओ, तुम्हारी सिस्टर उधर है। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। लेकिन दो आदमियों को बुलाती है जो उसको पकड़ कर लेकर चले गए होते हैं। अपना बैठी हुई होती, कहती है कि अब बैड न्यूज सुनने का टाइम आ गया है तुम्हारा। जाती है वहां पर यंकिन और मिस मो को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को इस तरह जो है कहीं और भेजा? कहती क्यों ना भेजू, तुमने शायद मेरे साथ जो किया उसके बदले में मैं उसे मार डालूंगी, तो हमें पता चलेगा कि अपनों का दर्द क्या होता है। कहती क्या क्या तुमने मेरे साथ? अब तुम तड़प तड़प कर मरोगी, तुम्हारी पूरी बॉडी में 1000 नीडल्स के बराबर दर्द होगा, इससे तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा और तुम मुझे ब्लेम भी नहीं कर पाओगी। कहती याद रखो कि तुम्हारा भाई अब मर कर ही आएगा। कहती मेरे भाई की बारी है ना, मैं उसे ढूंढ लूंगी। कहती क्यूरियस नहीं हो कि आखिर वो कहाँ गया है? तुम याद रखो कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। तब तक उसका भाई आ जाता। कहती तुम कैसे आ सकते हो? और उसका भाई बताता है कि मैंने तो उन लोगों को बेवकूफ बना दिया, वो लोग मुझे मारने जा रहे थे तो मैंने कहा रुको अभी बताता हूँ। वो उन लोगों के ऊपर खुद नीडल्स का उपयोग करा देता है, तुम इस तरह नहीं बच सकते, तो मैं मार डालूंगी मैं। यंकिन फिर से उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। कहती प्रेग्नेंट थी ना, तो प्रेग्नेंट भी नहीं हो, सबको बता दूंगी, कहीं की नहीं रह जाओगे। कहती है मुंह यंकिन, और तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहती है ऐसा कभी दिन नहीं आएगा कि तुम मुझे मार पाओ, अब मरने की बारी तुम्हारी है। वो चिल्ला रही होती है। Big Basket, delivering in 10 minutes. यहाँ से यंकिन चली जाती है और अपने भाई को लिटा देती है। दूर से जो है मिस्टर चेन कह रहे होते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर। वो लेकर जाती है, कहती है आप ड्रिंक कर लीजिए। ये जो सैनिक होता है बोलता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, वे कपल ही लगते हैं, अलग अलग तो लगते ही नहीं। कहते हैं क्यों हस्बैंड वाइफ नहीं लगते हैं क्या? इसके मुंह से ड्रिंक निकल जाती है यंकिन के। तो फेंग चेन कहते हैं कि तुम्हें ये कोई स्कैरी बात लग रही है क्या हस्बैंड वाइफ की? कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, अजीब लग रहा है। कहते हैं अजीब क्यों लगेगा, जब हम लोग शादी करेंगे तो साथ में ही रहेंगे ना। कहती वो तो वक्त बताएगा। और फिर से नीडल्स को पैरों पर लगाती है। कहती इस बार तुम्हारे पैर एकदम ठीक हो जाएंगे, ग्रैंडफादर भी शादी के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि मुझे भी तुमसे शादी कर ही लेनी चाहिए। हम देखते 3 मंथ गुजरने वाले थे, जिसकी वजह से जिंग शुआन अपने फादर से कहता है कि फादर आपको जल्द से जल्द विजिट करना चाहिए ताकि मैं उस यंकिन से शादी कर पाऊँ। वहाँ पर जिन से चलने लगता है। कहती वो आप तो चलने लगे। तब यहाँ पर यंकिन कहती है आपको अभी ये बात किसी से नहीं बतानी है। तो उसके गाल पर किस कर लेता है। कहता है तुम्हारी ट्रीटमेंट स्किल की वजह से मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ। जैसे ही किस करने चलते तभी इनॉज आ जाते हैं। इनॉज कहते हैं कि आपको बुलाया गया है, जल्द से जल्द चलिए। कहते हैं ठीक है मैं चलूंगा। चेंसिया को पता चलता है कि ये जो किंग है ना, वो कोई ना कोई रणनीति खेल रहे हैं जिसके जरिए वो आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। कि एक प्रोग्राम रखा गया है जहाँ पर जानबूझकर चेंसिया को बुलाया गया होता है हॉन्ट करने के लिए। अब ये बात जैसे ही यंकिन को पता चलती है तो कहती है अरे मुझे लेट हो गया, मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं लॉर्ड आपने बुलाया मुझे? कहते हैं हाँ अब तो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज तुम यहाँ पर मेरी जगह पर गेम खेलो ताकि पता चले कि तुम कितने बहादुर हो। बैठकर जा रहा होता है लेकिन रास्ते में ही कुछ सैनिकों को लगाया गया होता है ताकि वो फेंग चेंसिया को मार सके, लेकिन सैनिक जाकर उसको बचा लेता है। तुरंत ही यंकिन वहाँ पर पहुंचती है। कहती है कि मैजेस्टी ये बताइए कि फेंग चेंसिया कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। कहते हैं क्या? वो तो रास्ते में गए हैं, अभी तक नहीं है। तभी सैनिक आता है, बताता है उनके रास्ते में डेथ हो गई। कहती तुम सब झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। किंग और जिंग शुआन तो बहुत खुश होता है कि फाइनली उनकी डेथ हो गई। जिंग शुआन जाता है यंकिन के पास, कहता अब तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है ना, देखो अंकल की भी डेथ हो गई, अब तुम मुझसे शादी कर सकते हो। कहती कभी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी तब भी नहीं करूंगी। वहां पर अपने नीडल्स को उसकी बॉडी पर लगा देती। कहती अब तड़पो यहाँ पर, तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगी। सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हुए एक जगह पर छुपी होती है। तभी वहाँ पर चेंसिया आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। कहती तुम ठीक हो, तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा था कि तुम सच में चले गए। कहते नहीं तुम्हारे लिए तो जिंदा ही रहना था ना। तभी पीछे से सैनिक आता है, कहता है अरे जिंदा है इतना टेंशन मत लो। फिर से नाटक करके एक जगह पर लेट जाता है कि मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है।
अब यहाँ पर फिजिशियन बताते हैं कि जो चेन स्याओ हैं बस वो 1-2 दिन के मेहमान हैं, इसके बाद वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। बाकी सब रोने का नाटक कर रहे होते हैं और सैनिक और यंकिन दोनों का जब बंद होता है कहता है नाटक अच्छा किया तुम दोनों ने। कहती है हाँ नाटक करने में तो मैं अव्वल हूँ। सैनिक कहता है मैं नेक्स्ट डे की तैयारी करता हूँ। तब यंकिन कहते हैं तुम्हें अब ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि किंग का नेक्स्ट मूव कुछ और होने वाला है। कहते ठीक है। यहाँ पर जो चेन स्याओ होता है कहता तुम्हें सब बातें कैसे पता है। कहते हाँ बस मुझे कुछ बातें पता है। जिंग स्वान होता है कहता है फादर मुझे लगता है कि आपको अपने भाई को मार देना चाहिए, क्या पता कोई फिजिशियन आ जाए उन्हें ठीक कर दे। हाँ प्रिंस तुम सही कह रहे हो कि फिर से किंग जो है मिलने आने वाले हैं। चेन स्याओ से कहते हैं मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ब्रदर कि तुम मेरे साथ रहे, मैं ख्याल रखा, साथ के बिना भला मैं वहां पर कैसे पहुंच सकता था। करना पड़ेगा तुम्हें बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। कहता है लेकिन ब्रदर मैं इस हालत में बॉर्डर पर कैसे जाऊंगा। कहता है कि मैं क्या करूं, मैं चला जाता लेकिन मैं नहीं जा सकता। वॉरियर हो तुम वहां पर जाओ, वैसे भी 1-2 दिन के मेहमान हो। कहती है कि ये किंग ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे पक्का पता है कि ये आपको मारने का प्लान बना रहे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चलना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। होना यंकिन का हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन एक तीर आती है जो कैरिज पर लगती है। दोनों वहां से भागने लगते हैं। एक लड़की वहां पर आ जाती है, कहती है इन दोनों को उठा कर लेकर चलो। पर यंकिन के पास बस एक ही रास्ता था, वो किसी तरह सबसे पहले चेन स्याओ को बचाए। वहां पर चेन स्याओ के पैर में सच में चोट लग गई थी तो वो लड़की दवा देती है एंटीडोट। कहती थैंक गॉड तुम ठीक हो गए। लेकिन वो लड़की कहती है मुझे इससे शादी करनी, ये मुझे बहुत पसंद आ गए। लेकिन वहां पर झूठ बोल देती है कि वो बस उसकी नौकर है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी चेन स्याओ को कि कुछ भी अपने आप को दिखाती है, नौकर ही बता दिया। कहते हैं नौकर बन गए हो, सोचो मैं उससे शादी कर लूंगा तो क्या होगा। कहती शादी तो होगी ही नहीं। वहां पर जो लड़की होती ना यंकिन को अपनी बहन की तरह ट्रीट करती है। चेन स्याओ होता है ना उसे रस्सी में बांध देती है, उसके कपड़े निकाल कर। कहती कितना अच्छा लग रहा है इसे देखने में, जर्नल है लेकिन इसके साथ रहूंगी तो कितना मजा आएगा। चलो इसे मारती हूँ, तड़पाती हूँ तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन यंकिन वो कोड़ा छीन लेती है, कहती मैं इसे तड़पा लूंगी, तुम जाओ बाहर इंतजार करो। जैसे वो जाती है तो यहाँ पर फेंग चेन स्याओ उसे नीचे गिरा देता है। कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मुझे यहाँ पर टॉर्चर करने की। कहती अब रास्ता भी तो कोई नहीं है, आखिर करे तो क्या करें। साथ में बैठे होते हैं ना तो वहां पर वो लड़की उन लोगों को देख लेती है। कहती साफ साफ बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। वहां पर वो बता देती है कि मैं इसकी फियांसे और हम दोनों की शादी होने वाली है। कहती पहले बताती ना जो मैंने सपने देखे उसका क्या। कहती सिस्टर मुझे माफ कर दो। कहती है ठीक है जाओ, माफ किया, वैसे भी मेरा दिल तो टूटने ही वाला था। हम देते हैं कि मेजेस्टी और जिंग स्यान बैठे थे, उनको क्या लग रहा था ना कि ब्रदर की तो डेथ हो गई होगी, लेकिन वो वापस आ जाता है। कहता है कि तुम जिंदा हो। कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। तो हम देखते हैं जो फेंग जिंग स्वान होता है ना वहां से निकल जाता है और यंकिन के पास पहुंच जाता है। कहता है तुम मुझे परेशान कर रही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, इतना याद रखो अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन इतनी देर में वहां पर चेन स्वान आते हैं और तलवार मार देते हैं। लेकिन तभी फिजिशियन आते हैं और चेन स्वान को उठा कर लेकर जाते हैं कि जो डे केयर चेन स्वान ने मैजेस्टी को दिया था असल में वो नकली डे केयर था और मैजेस्टी ने उसे खोल कर भी नहीं देखा था। असली डे केयर अभी चेन स्याओ के पास था कि उसे राजा बनाया गया था। कहते हैं मैजिस्ट्रेट तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं ऐसा ही हुआ ब्रदर। और वहां पर अपने भाई को भी पॉइजन देकर मार डालता है। कहती थैंक गॉड तुम आ गए, वरना क्या होता। इंतजार कर रही होती है मिस मो की फेंग जिंग स्वान आए और उससे शादी करे। फेंग जिंग स्वान उससे शादी करने के बजाय मिस मो का गला पकड़ लेता है। कहता है सब तुम्हारी वजह से हुआ। कहते मुझे माफ कर दो। कहता तुमने मेरा बच्चा खोया, मेरी कंकुबाइन बनना नहीं चाहती थी, तुम क्राउन प्रिंसेस बनना चाहती थी, देखी है अपनी शकल कभी। कहते हैं कि ब्रदर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। कहता है ऐसा ही होगा। वहां पर वो 2 सैनिकों को बुलाता है, कहता है इसका बुरा हाल करो। वहां पर वो उसके साथ जो है जबरदस्ती करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो जिंग स्वान होता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर मैजिस्ट्रेट जाते हैं और उसका गला काट देते हैं। इसमें पागल हो चुकी होती है कि मैं यंकिन को छोड़ूंगी नहीं। कहती सिस्टर्स। और इसी के साथ हमारे ड्रामा की एंडिंग होती है। थैंक यू।